ये एक फिल्म है जो एक हकीकी वाक़ये से माखूज है। इस मई 1981 को एक डकैती ने स्पेन को 37 घंटों के लिए खौफ में मुब्तला कर दिया। असल में क्या हुआ था? डाकुओं का एक गिरोह हथियारों के साथ नमूदार हुआ। एक तरबियत याफ्ता बैंक मुलाजिम ने काबू में आने से एक सेकंड पहले अलार्म बटन दबा दिया। जल्द ही कई पुलिस की गाड़ियां बैंक के सामने पहुंच गईं, लेकिन डाकुओं ने कोई खौफ जाहिर नहीं किया। एक डाकू इत्मीनान से खिड़की की तरफ गया और पुलिस की गाड़ियों पर गोलियां चलाई ताकि उन्हें खबरदार कर सके। जब पुलिस की मदद पहुंची तो उन्होंने जल्दी से यहां मौजूद मुतजस्सिस तमाशाइयों को निकाल दिया और डाकुओं के साथ तवील लड़ाई की तैयारी के लिए इलाके को घेर लिया। बैंक के अंदर सैकड़ों यरगमाली थे। उनकी जिंदगियां डाकुओं के हाथ में थीं। अगर पुलिस उनके मुतालिबात पूरे ना कर सकी तो वो यरगमालियों को मारना शुरू कर देंगे। डाकू वाज़े तौर पर तजर्बाकार थे। उन्हें डर था कि पुलिस खिड़कियों के जरिए छपकर हमला कर सकती है। लिहाजा कुछ यरगमालियों को मुख्तलिफ बैंक की खिड़कियों के सामने खड़ा कर दिया गया। फिर लीडर ने अपने अमले को हॉल में तरतीब दिया। इसके बाद उसने और उसके करीबी मातहत ने बैंक के वॉलेट का दरवाज़ा खोला। बैंक के वॉलेट के अंदर से उसने एक खत निकाला। ये उनका पहला मकसद था जब वो बैंक लौटने आए थे। इसी वक्त बार्सिलोना की रोजाना हॉटलाइन बज रही थी। जब रिपोर्टर मीडर ने जवाब दिया तो एक पुरस्कार औरत की आवाज ने इसे डकैती के बारे में बताया। उसने ये भी जिक्र किया कि बैंक के साथ वाले फोन बूथ में कुछ गैर मुतवक्के हो रहा है। लिहाजा मीडर जल्दी से अखबार के फोटोग्राफर बर्नार्डो के साथ मौके पर पहुंच गया। उस वक्त बैंक के अर्द गिर्द का इलाका माशाल्लाह के तहत था, लेकिन बर्नार्डो एक सीनियर फोटोग्राफर था जो बहुत से पुलिस अफसरान को जानता था, इसलिए वो अंदर जा सकते थे। फिर मीडर ने फोन पर कही गई बातों की पैरवी की और फोन बूथ में एक लिफाफा पाया। ये डाकुओं की तरफ से छोड़ा गया था। खत में डाकुओं की तरफ से मुकर्रर करदा शराइत थीं। जाहिर है ये सादा नहीं था। ऐसा लगता था कि डकैती ग्रुप के लीडर का एक खास सियासी पस मंजर था। जब मीडर ने लिफाफा वहां के इंचार्ज कमिश्नर पाको को दिया तो वो भी हैरान रह गए। डाकुओं ने एक शख्स कागेरो की रिहाई का मुतालबा किया। ये शख्स 3 माह कबल हुकूमत के अंदर बगावत की कोशिश में मुलव्वस था। 3 माह पहले स्पेन की पार्लियामेंट में एक मुसल्लह बगावत का सामना किया था। ये लेफ्टिनेंट कर्नल टागेरू थे जिन्होंने बगावत की क़यादत की थी। यकीनन बगावत सिर्फ 18 घंटे तक जारी रही और फिर नाकाम हो गई। लेफ्टिनेंट कर्नल टागेरू को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अब डाकू टागेरू की रिहाई का मुतालबा कर रहे थे। क्या वो सब इस लेफ्टिनेंट कर्नल के हामी थे? क्योंकि डकैती का सियासी मकसद हो सकता था, कमिश्नर पाको उसे संभालने में बहुत मोहतात थे। उन्होंने डाकू के छोड़े हुए लिफाफे को अपने पास रखा और मादर और बर्नार्डो से कहा कि इस मामले को खामोश रखें। हालांकि मादर ने पाको से वादा किया, बर्नार्डो को लगा कि एक सहाफ़ी के तौर पर ऐसी गर्म खबर से ज़्यादा अहम कुछ नहीं। अगर वो इसकी रिपोर्ट न करती तो दूसरे लोग इससे पहले खबर दे देते। मादर बहुत मुतज़ब्ज़ब थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने सब कुछ राज में रखने का फैसला किया। उस वक्त पाको ने डाकुओं का खत अपने आला अफसरान को भेज दिया था। उस वक्त बैंक में डाकुओं के कंट्रोल में 300 यरगमाली थे। जब डाकू अपना गुस्सा खो देते तो नताइज बहुत बड़े होते। दूसरी तरफ वजीर आजम को डकैती की मालूमात मौसूल हो चुकी थी, जिसमें 4 मुसल्लह बगावत के कमांडरों की रिहाई का मुतालबा शामिल था, जिनमें तागेरो भी शामिल था, और फिर उन चारों को एक तैयारे में अर्जेंटीना भेजना था। अगर उनके मुतालिबात 72 घंटों के बाद पूरे न हुए तो 10 यरगमालियों को कत्ल कर दिया जाएगा। हर अगले घंटे में 5 मजीद लोगों को शामिल किया जाएगा जब तक कि हुकूमत मुतालिबात पूरे न करे। सिर्फ तभी वो रुकेंगे। और अगर पुलिस ने अंदर घुसने का मंसूबा बनाया तो एक बम तैयार था जिसे फाड़कर सबको दफन कर दिया जाएगा। पेको वापस आ चुका था। मीडर ने इसे देखा और पूछा कि क्या डाकुओं में कोई सिविल गार्ड्स शामिल हैं, लेकिन पेको खबर जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए इसने फैसला किया कि पहले मीडर और बर्नार्डो को आर्जी तौर पर हिरासत में ले लिया जाए। बर्नार्डो बहुत तल्ख था, कह रहा था कि उन्हें शुरू से ही पेको की बात नहीं सुननी चाहिए थी। अब इनके पास ना तो कोई कहानी थी और ना ही वो हिरासत में थे। ताहम क्योंकि काफी पुलिस अफसरान नहीं थे, उस वक्त गाड़ी के बाहर कोई उनकी निगरानी नहीं कर रहा था। लिहाजा मीडर ने खामोशी से दरवाजा खोला और बर्नार्डो के साथ फरार हो गया। पेको ने बैंक डाकुओं से राब्ता किया था। उसने कहा कि उनकी मुकर्रर करदा शराइत को फौरी तौर पर नाफिज नहीं किया जा सकता। उसने उम्मीद जाहिर की कि डाकू कुछ नेक नीति दिखा सकते हैं और पहले बुजुर्ग, कमजोर, बीमार और माजूर यरगमालियों को रहा कर सकते हैं। लेकिन डाकू बहुत चालाक थे। वो खाने और सिगरेट के बदले 50 यरगमालियों का तबादला करेंगे और ये भी मुतालबा किया कि एक एम्बुलेंस भेजी जाए और रेड क्रॉस खाना पहुंचाए। अगर पुलिस ने चुपके से कोई मसला पैदा करने की कोशिश की तो फायरिंग शुरू हो जाएगी। इसी दौरान लीडर की गर्लफ्रेंड बैंक के अर्द गिर्द घूम रही थी। जब इसने कुछ राहगीरों से पूछा तो किसी को भी डकैती के पीछे के असल मकसद का इल्म नहीं था।
ये जानते हुए कि हुकूमत इस मामले को छुपाने की मंसूबाबंदी कर रही है, उसने कौमी रेडियो स्टेशन को फ़ोन किया ताकि डाकुओं के असल मुतालिबात के बारे में बात कर सके। वो पहले 50 यरगमालियों को रहा कर रहे थे। ख्वातीन, बुजुर्ग और माजूर अफराद को मुंतखब करना आसान हदफ थे, लेकिन जब लोगों ने हाथ उठाकर कहा वो बीमार है तो ये साबित मुश्किल था। इसलिए डाकू ने एक नौजवान को पकड़ा और उस पर गोली चलाई ताकि उसे आजमा सके। डाकू के पागलपन के रवैये ने बहुत से यरगमालियों को जो बीमार होने का बहाना कर रहे थे फौरन खामोश कर दिया। इसी वक्त रेड क्रॉस का डिलीवरी शख्स भी पहुंच गया। लीडर ने फैसला किया कि वो एक यरगमाली के साथ बैंक के बाहर जाएगा ताकि देख सके कि क्या हो रहा है। बैंक के सदर ने इसके साथ जाने की पेशकश की। जब वो बाहर निकले तो बंदूकें निशाना बनाई गईं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि गोली चलाए। लीडर ने अर्द गिर्द देखा और पुलिस अफसरान की तादाद का अंदाजा लगाया। फिर इसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वो 50 यरगमालियों को मुआहदे के मुताबिक रहा कर दें। इसी वक्त रेडियो ने अचानक एक खबर नशर की। खबर में बताया गया कि डाकुओं ने यरगमालियों को क्यों पकड़ा ताकि तागिरों की रिहाई का मुतालबा किया जा सके। बार्सिलोना में तागेरू के बहुत से हामी एक के बाद एक सड़कों पर एहतजाज करने निकल आए। वो डाकुओं के साथ ताउन करना चाहते थे ताकि अफरा तफरी पैदा हो और हुकूमत को मजबूर किया जाए कि वो इसे रहा करे। जल्द ही बैंक के अर्द गिर्द मुजाहिरीन ने मुसलसल पुलिस की रुकावटों पर हमला किया। हालांकि उनके सर खून बहने तक पीटे गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मीडर और बर्नार्डो गुस्से में थे जब उन्होंने ये खबर सुनी। उनकी खुसूसी खबर को आम कर दिया गया था। मीडर ने सोचा कि पाको ने खबर लीक की है, इसलिए वो वापस जाकर इससे पूछने गई, लेकिन इसके पास वजाहत करने का वक्त नहीं था। उसने अपना बिजनेस कार्ड छोड़ दिया, ये कहते हुए कि अगर वो चंद घंटों में उससे कॉल करेंगे तो उन्हें सारी मालूमात मिल जाएगी। उस वक्त फौजी नुमाइंदा भी पहुंच चुका था। पाको और डाकू के दरमियान कॉल की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद उसे आवाज बहुत जानी पहचानी लगी। ऐसा लगता था कि गैंग लीडर की शनाख्त वेलिनेटे के तौर पर हुई थी, जो फौज में खिदमात अंजाम दे चुका था। फरवरी 23 के बगावत के दौरान उसने तागिरों की मदद की थी। जब बगावत नाकाम हुई तो वो गायब हो गया। जब ये मामला फौज से मुताल्लिक हो गया तो पुलिस के लिए मुदाखलत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जल्द ही वजीर आजम ने सिविल गार्ड के जनरल पाजोइलो से दरख्वास्त की कि वो वहां जाए और मसला हल करे। तजोरी में डाकू खुशी से भरे हुए थे। उनके सामने कल रकम तकरीबन 800 मिलियन पीसीटास थी। इस रकम के साथ वो एक तवील अरसे तक ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार सकते थे। बैंक के दाखिली दरवाजे को पुलिस ने काफी देर से घेर रखा था, लिहाजा लीडर रोबियो ने अपने आदमियों को बैंक के तहखाने और गटर के दरमियान एक रास्ता खोलने का हुक्म दिया। फिर पैसे के साथ गटर के जरिए निकलने का मंसूबा बनाया। रोबियो के रवैये से अंदाजा लगाते हुए वो लेफ्टिनेंट कर्नल तागिरू की हिफाजत के बारे में ज्यादा फिक्रमंद नहीं लग रहा था। मीडर और बर्नार्डो मायूस होकर अखबार के दफ्तर वापस आ गए थे। चूंकि डकैती के बारे में लिखना अब दिलचस्प नहीं रहा था, इसलिए वो और बर्नार्डो बैंक डकैती के मकाम पर वापस चले गए। उन्होंने देखा कि फौजी भारी हथियार उठाए हुए थे, जैसे कोई जंग शुरू होने वाली हो। उस वक्त पाको अस्पताल गया था ताकि जख्मी यरगमाली को तलाश करे, जो अभी अभी बचाया गया था। नौजवान ने कहा कि गैंग लीडर का कोड नाम नंबर 1 था। वो सब एक दूसरे को ऐसे कोड नामों से पुकारते थे। मजीद मालूमात से पता चला कि डाकू पुराने हथियार इस्तेमाल करते थे, न कि पुलिस का। डाकुओं में से एक ने क्यूबन तर्ज के छोटे जूते पहने हुए थे। इस इंटरव्यू से पाको को कुछ सुराग मिलते हुए नजर आए, लेकिन जैसे ही इसने ऊपर देखा, उसने देखा कि मीडर भी अस्पताल में खबरें जमा कर रही थी। वो वाकई इसे भगाना चाहता था, लेकिन कुछ नहीं कर सका। न सिर्फ ये, जब मीडर ने पाको से अंदरूनी मालूमात मांगी तो उसने कुछ भी नहीं छुपाया। उसने हकीकत में मीडर को अपनी तमाम प्यास आराइयां बता दें। पाको का मानना था कि तागिरू की रिहाई महज एक बहाना थी। डाकू दरअसल सिर्फ वक्त खरीदना चाहते थे ताकि पैसा जमा कर सकें। ये एक पुलिस जासूस की 20 साला तजुर्बे की बसीरत थी। सिर्फ कपड़ों और जूतों को देखकर पाको बता सकता था कि आया वो शख्स डाकू है या नहीं। मीडर ने बर्नार्डो को पाको की क़ियास आराई के बारे में बताया, लेकिन बर्नार्डो को पाको पर ज्यादा भरोसा नहीं था। फिर भी वो इस मामले को अखबार के एडिटर उन चीफ को रिपोर्ट करना चाहता था। यकीनन ये खबर फिर पहले सफ़े पर आ जाती, लेकिन मीडर ने अपने उसूलों पर कायम रहने पर इसरार किया। उसका मानना था कि गैर तस्दीक शुदा मालूमात को रिपोर्ट नहीं किया जा सकता, लिहाजा उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से तहकीक करनी चाहिए ताकि खबर की काबिल एतबारियत का तयन किया जा सके। वापसी के रास्ते में वो एक साथी रिपोर्टर से मिले। साथी ने कहा कि अफवाहें हैं कि डकैती का रहनुमा सिविल गार्ड का कैप्टन वेलिनेटे है। इसी वक्त एडिटर उन चीफ ईजाबुल गुस्से में करीब आए। उन्होंने मीडर और बर्नार्डो पर इल्जाम लगाया कि वो अखबार से खबर छुपाने की कोशिश कर रहे। अपनी मुलाजमत बचाने के लिए मीडर को ईजाबुल को बताना पड़ा कि इसने क्या तहकीक की है।
उसने ये भी कहा कि उसके पास मौजूद मालूमात नाकाफी हैं और मजीद तहकीक की ज़रूरत है। इजाबुल के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो मुत्तफिक हो जाए। अब तक डकैती को 8 घंटे हो चुके थे, लेकिन वो एक मसले का सामना कर रहे थे। वो दीवार को तोड़कर गटर में दाखिल नहीं हो पा रहे थे। बैंक के नक्शे के मुताबिक ये दीवार वाज़े तौर पर सीमेंट की बनी हुई थी, लेकिन जब उसे तोड़ा गया तो उन्होंने एक बड़ी चट्टान दरियाफ्त की। रोबियो काफी बेचैन हो गया और उसने अपने आदमियों से मुतालबा किया कि वो जल्द अज जल्द एक फरार का रास्ता खोली। अगर पुलिस उनके इरादों को समझ गई और वो पकड़े गए तो उन्हें कम अज कम 30 साल की कैद का सामना करना पड़ेगा। बाहर जनरल पाजोलो ने अपने आदमियों को मौके पर ले जाया था। पहले की अफवाहों के मुताबिक डाकुओं में से एक सिविल गार्ड था, लिहाजा बर्नार्डो को पेको की पहले कही गई बातों पर और भी कम यकीन था। उस वक्त पेको ने जनरल पाजोलो से मुलाकात की ताकि अपनी तहकीकात के बारे में बात कर सके। डाकुओं के ग्रुप ने एक दूसरे के लिए कोड नाम के तौर पर नंबरों का इस्तेमाल किया और उनके कपड़े और हथियार ये जाहिर करते थे कि वो सिर्फ आम बैंक डाकू हैं। अगर वाकई फौजी अहलकार शामिल होते तो ये इस तरह नहीं होता। डाकुओं का लेफ्टिनेंट कर्नल तागेरू की रिहाई का मुतालबा करने वाला खत सिर्फ एक गलत समत देने की कोशिश थी। अगर वो वाकई हुकूमत से तागेरू की रिहाई चाहते तो वो सरकारी इमारतों पर कब्जा कर सकते थे, इससे ज्यादा असर होता। लेकिन उन्होंने बैंक पर कब्जा करने का इंतखाब किया तो मकसद वाज़े तौर पर सिर्फ पैसा था। ये अल्फाज सुनकर जनरल पाजोलो के मातहत तमाम अफसरान मुसलसल सर हिलाते रहे। ताहम पाजोलो ने पेको को नजरअंदाज कर दिया, ये सोचते हुए कि वो सिर्फ फजूल बातें कर रहा है। पाजोलो ने कहा कि इसने लीडर से राब्ता किया था और यहाँ तक कि लेफ्टिनेंट कर्नल तागेरो से बात भी की थी। मीडर और बर्नार्डो बैंक के बाहर थे, अभी तक कोई मजीद मालूमात नहीं थी। लिहाजा दोनों ने फैसला किया कि पहले अपने पेट भरने के लिए बैंक के साथ वाले रेस्तोरां जाए। जैसे ही दोनों बैठे उन्होंने देखा कि मेयर और जनरल पाजुएलो भी वहां पहुंच गए। लिहाजा मीडर ने बाथरूम जाने का बहाना बनाया, एक वैन के पास गया और उनकी गुफ्तगू को सुनने लगा। बैंक के अंदर डाकुओं की डीरेल की बट बड़े पत्थरों के खिलाफ टूट गई थी। बड़ा पत्थर अभी तक 1 इंच भी नहीं हिला था। रोबियो को भी एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है क्योंकि इमारत के ब्लूप्रिंट्स जाली थे। इसके मातहतों ने इस डकैती के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी थीं। लिहाजा कुछ लोगों ने रोबियो से बहस शुरू कर दी। लेकिन इसी वक्त बैंक का फोन दोबारा बजा। ये कॉल बैंक के सदर की तरफ से थी जो ये जानना चाहते थे कि इस वक्त मरकजी बैंक के वॉलेट में कितनी रकम मौजूद है। ये सुनकर रोबियो ने गुस्से में धमकी दी कि इसके पास 200 यरगमाली हैं, लिहाजा इस बैंक की रकम वापस लेने का सोचना भी मत। फिर इसने अपने मातहतों को हुक्म दिया कि वॉलेट से सारी रकम हाल में ले आएं। फिर इसने जनरल से राब्ता किया और मुतालबा किया कि वो जल्दी से इनके लिए एक जहाज का इंतजाम करे ताकि वो निकल सकें, वरना वो 800 मिलियन पीसीटा और तमाम यरगमालियों को जला देगा। बैंक की इमारत भी धमाके से उड़ जाएगी। रोबियो तब अपना आपा खो रहा था। दूसरी तरफ पाको के लिए एक मुखबिर इससे मिलने आया। जब वो एक डाइनर में नाश्ता कर रहा था तो उसने मालिक को एक सुनहरे बालों वाले लड़के के बारे में बात करते सुना जो मसला पैदा कर रहा था। ऐसा लगता था कि मालिक इस डाकू को जानता था। पाको ने अपने आदमियों को इस जगह पर ले जाकर मालिक को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। कहा कि वो भी सुनहरे बालों वाले लड़के का असली नाम नहीं जानता, वो बस अक्सर उसके बार में पीने आता था। जब वो यहाँ आता था तो हमेशा एक भूरे बालों वाली लड़की के साथ होता था। वो बहुत खुश नजर आते थे, इसलिए वो एक जोड़े की तरह लगते थे। जब पाको मालिक को मुश्तबा अफराद की शनाख्त के लिए पुलिस स्टेशन ले गया तो काफी देर देखने के बाद भी वो सुनहरे बालों वाले लड़के को पहचान नहीं सका। इस मौके पर पाको को मालिक को जाने देना पड़ा, लेकिन पाको को हमेशा लगता था कि वो कुछ छुपा रहा है, इसलिए उसने अपने आदमियों से कहा कि मालिक पर नजर रखें। और उसी वक्त बैंक में बैंक डकैती का मंसूबा नाकामी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। लिहाजा डाकू ये बहस कर रहे थे कि पुलिस का सामना करें या नहीं, या हथियार डालकर आने वाली सजा को कबूल करे, क्योंकि अगर खुसूसी फोर्सेस बमों के साथ अंदर घुस आएं तो वो जिंदा नहीं बचेंगे। बहस के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो खाली हाथ नहीं जा सकते। इसके अलावा यहाँ 200 यरगमाली थे, इसलिए हुकूमत बेधड़क हमला नहीं करेगी। फौज भी हल तलाश करने पर गौर कर रही थी। उन्होंने बैंक तक रसाई के लिए सेवरेज सिस्टम का इस्तेमाल करने की भी कोशिश की। सिर्फ जब खुसूसी फोर्सेस सेवरेज में दाखिल हुई तो उन्हें पता चला कि बैंक के तहखाने की तरफ जाने वाली दीवार सख्त चट्टान है। डाकू बाहर नहीं निकल सकते थे और वो अंदर भी नहीं जा सकते थे, तो अब वाहिद रास्ता ये था कि छत से हमला किया जाए, ऊपरी मंजिलों पर रुकावटें साफ की जाएं और फिर डाकुओं से निपटने के लिए पहली मंजिल पर जाया जाए। लेकिन जनरल पाजोलो का इरादा कुछ बेधड़क था। उसने सोचा कि बरा रास्त अंदर घुसकर डाकुओं को खत्म करना बेहतर होगा।
ये भी एक तरीका था कि फौज की ताकत को दिखाया जाए ताकि मुस्तकबिल के मुजरिमों को डराया जा सके। लेकिन वजीर आजम ने इख्तिलाफ किया क्योंकि वो यरगमालियों की मुकम्मल हिफाजत को यकीनी बनाना चाहते थे। इसी वक्त नए मुकर्रर करदा इंटेलिजेंस डायरेक्टर ने एक मंसूबा पेश किया। ये कहा कि डाकुओं और यरगमालियों को महफूज तरीके से हवाई अड्डे तक पहुंचने दिया जाए और जब वो यरगमालियों को हवाई जहाज पर छोड़ें तो ये हमला करने का वक्त होगा। ये इस वक्त दस्तयाब बेहतरीन ऑप्शन था। बैंक को लूटे हुए एक दिन हो चुका था। बैंक में मौजूद यरगमालियों ने बेचैनी महसूस दी थी। बैंक के डायरेक्टर ने बहादुरी से खड़े होकर रोबियो को कहा कि वो अपने खानदान को फोन करना चाहते हैं ताकि उन्हें बता सकें कि वो महफूज है। डाकू कभी यरगमालियों को उनके अहल खाना से राब्ता नहीं होने देते, लेकिन रोबियो ने न सिर्फ डायरेक्टर की दरख्वास्त को कबूल किया बल्कि तमाम यरगमालियों को अपने खानदान से बात करने की इजाज़त दी। वाज़े तौर पर डाकुओं का किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। वो सिर्फ हुक्काम के साथ मुज़ाकरात का इंतजार कर रहे थे ताकि सबको बाहर निकाला जा सके। इसी वक्त पाको डाकुओं के बारे में मालूमात इकट्ठी कर रहा था। पिछली डकैतियों की मालूमात से मवाजना करते हुए उसने बहुत सी मुमासलतें नोट कीं। डाकू सब क्यूबन हेल्स पहनते थे, नकाब ओढ़ते थे और सुनहरे तंबाकू के शौकीन थे। बार के मालिक की तहकीकात के जिम्मेदार शख्स ने कुछ ताज़ा खबरें लाईं। वो बार का मालिक हकीकी मालिक नहीं था। हकीकी बार मालिक का नाम मैनुअल था। वो असल में बिलिंको के लिए काम करने वाला साबित इंटेलिजेंस एजेंट था। हकीकत में बैंक डकैती के दौरान वो भी वहां मौजूद था, लेकिन पहले 50 यरगमालियों की रिहाई के दौरान इसे आज़ाद कर दिया गया था। इस वक्त मैनुअल मैड्रिड गया था ताकि इंटेलिजेंस डायरेक्टर बिलिंको को एक दस्तावेज पहुंचा सके। ये दस्तावेज डाकुओं ने बैंक के अंदर से ली थी। एक रात की तहकीकात के बाद जनरल पाजुएलो इस नतीजे पर पहुंचे कि उनकी सिविल गार्ड फोर्स में न तो अमले की कमी थी और न ही हथियारों की, लिहाजा अगवाकार यकीनी तौर पर गार्ड के रुकन नहीं थे। उसने उन्हें 3 बजे दोपहर की डेडलाइन देने का मंसूबा बनाया। अगर डाकू अब भी हथियार नहीं डालते तो वो हमला शुरू कर देंगे। बैंक के अंदर का माहौल भी उदास था। रात भर यरगमाल बने रहने वाले मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने मदद के लिए चीखना शुरू कर दिया, बाहर निकलना चाहते थे। अफरा तफरी ज्यादा देर तक नहीं रही और डाकुओं ने इसे काबू में कर लिया। लेकिन इसी वक्त उन्होंने देखा कि एक बख्तरबंद गाड़ी उनकी तरफ तेजी से आ रही है। गाड़ी में मौजूद शख्स ने डाकुओं से जल्दी हथियार डालने का मुतालबा किया। अगर वो बाहर नहीं आए तो वो ताकत के साथ हमला करेंगे। लेकिन रोबियो का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। उसने बहुत से यरगमालियों को खिड़कियों पर खड़ा कर दिया ताकि फौज को एहतियात बरतनी पड़े। उसने अपने आदमियों को छत की हिफाजत करने का भी हुक्म दिया क्योंकि यही वाहिद रास्ता था जिससे फौज बैंक में दाखिल हो सकती थी। लेकिन इसने जनरल पाजोलो के अज़्म को कम समझा था। उसने डाकुओं पर दबाव डालने के मकसद से ये बख्तरबंद गाड़ी निकाली थी। लेकिन रोबियो को लगा कि वो बस बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता। उसने डायरेक्टर से मुतालबा किया कि वो फौज को नई शराइत पेश करने के लिए बुलाएं, उनके लिए गाड़ियां तैयार करें ताकि वो हवाई अड्डे जा सके। यरगमालियों को भी उनके साथ हवाई जहाज पर ले जाया जाएगा। अगर फौज ने हवाई जहाज पर हमला करने की जुर्रत की तो वो यरगमालियों के साथ मर जाएंगे। जनरल पाजोएलो भी फैसला करने की जुर्रत नहीं कर सके। उन्होंने वजीर आजम के साथ बातचीत की। कुछ देर बाद एक खुसूसी फोर्सेस की टीम ने छत पर धावा बोल दिया। वजीर आजम ने भी अपना इस्तीफा नामा लिख दिया था। जब संगीन जानी नुकसान हुआ तो वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए इस्तीफा दे सकते थे। डाकुओं ने भी महसूस किया कि फौज ने कार्रवाई शुरू कर दी है। रोबियो ने जैसे इसका अंदाजा लगा लिया था, इसलिए इसने बैंक के डायरेक्टर को खिड़की तक ले जाए। सब ने हैरत से रोबियो की तरफ देखा, ये नहीं जानते हुए कि वो क्या करने का इरादा रखता है। लेकिन बहरहाल इसके ग्रुप में उसकी आवाज मजबूत थी। जब रोबियो जवान था तो उसे लूट मार में बहुत मजा आता था। उसने इसके साथी ने एक जेवरात की दुकान पर हमला किया और तमाम कीमती अशिया जमा कर ले। ये लुत्फ देर तक नहीं रहा। पुलिस ने जल्दी से उसे ढूंढ लिया और इस दिन ताकुब की क़ियादत बर्नार्डो कर रहा था। कोई ताज्जुब नहीं कि मौजूदा पुलिस अफसरान हमेशा उसकी इज्जत करते थे। इसके हुक्म पर रोबियो को मारा पीटा गया, लेकिन चूंकि वो इस वक्त नाबालिग था उसे इस्लाही मरकज भेज दिया गया। वहां उसे सख्त तरबियत से गुजरना पड़ा। आखिरकार रोबियो और 2 दीगर अफराद ने गोल्डन कंपनी में शमूलियत इख्तियार की, खास तौर पर बिलिंको की कमान में खुफिया सर्विस के लिए काम करते हुए। हकीकत में उनका सारा काम चोरी और अगवा था। बाद में जनरल बिलिंको को वजीर आजम के कत्ल में मुलव्वस पाया गया। हिफाजती वजूहात से उसने एजेंसी में तारीख तंजीमों को तहलील कर दिया। रोबियो और उसके दोस्त मजबूर थे कि वो कोई और काम तलाश करें, लेकिन वो जराइम की जिंदगी के आदी हो चुके थे, इसलिए उन्होंने डाकुओं के तौर पर काम जारी रखा। एक दिन उन्हें दोबारा पकड़ लिया गया। उस वाक़ये के बाद रोबियो को कैद कर दिया गया और उसने मैनुअल के साथ एक सेल शेयर की। यूं दोनों की बाज़ाब्ता तौर पर उस वक्त से जान पहचान हुई।
आज बैंक डकैती हुई। रोबियो को तवक्को नहीं थी कि पीठ में छर्रा घोंपा जाएगा। मैनुअल ने इसे जाली बैंक के नक्शे दिए थे जिससे फंसाया गया। इस लम्हे उसने डायरेक्टर को बाहर ले जाकर सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस अफसरान ने इस पर निशाना लगाया लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि गोली चलाए। डायरेक्टर को चहलकदमी के बाद रोबियो बैंक वापस आ गया। जनरल पाजुएलो को महसूस हुआ कि उसकी अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है और वो गुस्से में था। उसने छत पर मौजूद खुसूसी फोर्सेस को किसी भी वक्त तैयार रहने का नोटिस दिया। बैंक वापस आने के बाद रोबियो ने फरार होने का एक तरीका सोचा। आखिरकार सीने उनके चेहरे नहीं देखे थे, लिहाजा उन्होंने कपड़े बदलने और यरगमालियों में छपकर बाहर निकलने का मंसूबा बनाया। ताहम रोबियो ने इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर पर उम्मीद रखी। इससे उम्मीद थी वो उन्हें मुसीबत से निकालने में मदद कर सकता है। लेकिन नंबर 2 ने सोचा अगर वो यहाँ मर गए तो बिलिंको को सबसे ज्यादा फायदा होगा। मानवेल की तरफ से फराहम करदा जाली नक्शे भी इसकी नीयत हो सकती है। ये सोच कर के माकूल है, रोबियो ने सारा पैसा बैंक के मुख्तलिफ कोनों में छुपा दिया। उसने मंसूबा बनाया कि जब मुस्तकबिल में वापस आकर उसे निकाल लेगा। एको भी फारिग नहीं बैठा था। वो पूरी रात रोबियो की गर्लफ्रेंड का पीछा करता रहा। जैसे ही वो सुबह सवेरे घर से निकली, उसने और उसके साथी ने आगे बढ़कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके हैंडबैग की तलाशी लेने पर उन्हें एक पिस्तौल मिला। वहां डाकुओं की तरफ से फोन बूथ में छोड़े गए दस्तावेजात का एक ढेर भी था। इस मौके पर कारमीन ने कहा यह बैग एक दोस्त का है। वो अपनी दोस्त की मदद कर रही थी, बैग को फेंक दे, उसे कुछ मालूम नहीं था। इको ने अपने आदमियों को कारमीन के घर की तलाशी लेने के लिए ले गया, जबकि उन्हें बैंक डकैती का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन इसने कई 69 किताबें पाईं। फौरन कारमीन को एक हिरासती सेल में ले जाया गया। इसी वक्त असाबेल और मीटूवर 70 की दहाई के अखबारात चेक कर रहे थे। उन्हें एक बहुत ही मशकूक बैंक डकैती का केस मिला। मजीद बरआं 1975 में परपीनिगान में हस्पानवी काउंसिल खाने में एक धमाका हुआ। एडिटर को शक था कि यह सब कुछ डकैती गैंग के लीडर से मुताल्लिक है। तमाम वाकयात को जोड़ने के बाद मीटूवर ने सीखा कि डाकू की शनाख्त रोबियो थी। उस वक्त उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीना थी। वो एक ही नजरिए के हामिल थे और कई दहशतगर्द हमलों में ताउन करने लगे। हस्पानवी काउंसिल खाने पर बमबारी उनमें से एक थी। 1976 तक जोड़े को गिरफ्तार कर लिया गया और फरार होने के दौरान कैद कर दिया गया। लेकिन ऐसा लगता था कि हुकूमत ने उनके माजी के जराइम का पता नहीं लगाया था। उन्हें सिर्फ 69 सियासी कैदियों के तौर पर जेल भेजा गया था। 1977 तक उन्हें मुआफ़ी दे दी गई। जेल से रहा होने के बाद रोबियो ने अपने पुराने भाइयों को जमा किया ताकि एक अच्छी तरह से मंसूबाबंद डकैती का आगाज किया जा सके। वो एक दूसरे को नंबरों से पुकारते थे और फैसला कुन अंदाज में काम करते थे, कोई सुराग नहीं छोड़ते थे। हालांकि उन्हें कई बार पुलिस ने पकड़ा, लेकिन सबूत की कमी की वजह से उन्हें रहा कर दिया गया। एक जश्न की पार्टी में रोबियो की मुलाकात कारमीन से हुई। क्योंकि उसकी बीवी क्रिस्टीना उस वक्त हामिला थी, वो इतनी जवान लड़की को कैसे कंट्रोल कर सकता था। अब मीटूवर को गैंग लीडर की शनाख्त मालूम हो गई थी। उसने फौरन चीफ पेको को फोन किया ताकि यह तस्दीक की जा सके कि आया इसका नतीजा दुरुस्त है या नहीं। लेकिन इसने कहा कि खुसूसी फोर्सेस बैंक पर हमला करने की तैयारी कर रही हैं। असाबेल और मीटूवर ने यह सुना और फौरन मौके पर पहुंच गए। पता चला कि कुछ देर पहले बैंक के अंदर गोलियों की आवाजें गूंज उठीं। इससे जनरल पादोलो को लगा कि अंदर कोई झगड़ा हो रहा है। लिहाजा उसने तमाम खुसूसी फोर्सेस को बैंक की तरफ निशाना बनाने का हुक्म दिया। हकीकत में गोलियां जानबूझकर रोबियो ने हुआ में चलाई थीं। उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने कपड़े बदले, खुसूसी फोर्सेस के बैंक में दाखिल होने का इंतजार किया ताकि यरगमालियों को बचाया जा सके। गैर मुतवक्के तौर पर खुसूसी फोर्सेस सीधे छत की तरफ दौड़ पड़े। लिहाजा वहां मौजूद 2 डाकुओं को अपने निकाब पहनने का वक्त नहीं मिला। उन्हें बचाने के लिए नंबर 2 ने एक यरगमाली को छत पर ले आया, लेकिन नतीजे के तौर पर उसे गोली मार दी गई। 2 डाकू अब खौफजदा फौरन हथियार डाल दिए। ये मंजर बर्नार्डो ने कैद कर लिया, जो मुखालिफ छत पर छुपा हुआ था। इस लम्हे रोबियो की रहनुमाई में यरगमालियों के दरमियान अफरा तफरी मच गई। वो बैंक से बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा धकेलने की कोशिश कर रहे थे। जब लोगों की लहर बाहर निकली, रोबियो इनमें शामिल था। लेकिन पुलिस ने सबको कंट्रोल कर लिया, उन्हें ज़मीन पर लेटने और हरकत न करने का हुक्म दिया। फिर पेको हर शख्स की शनाख्त करेगा ताकि ये देख सके कि आया डाकू उनमें शामिल हैं। पेको की शनाख्त की महारत वाकई शानदार थी। हालांकि इसने कभी उनके चेहरे नहीं देखे थे। वो यरगमालियों में से कुछ को पकड़ने में कामयाब हो गया। उस वक्त रोबियो उलझन की हालत में था। खुशकिस्मती से एक जोड़ी चश्मे के साथ वो पकड़ा नहीं गया और बस पर चढ़ गया। हालांकि वो बस पर था, उसका मतलब ये नहीं था कि इस पर शक नहीं किया जाएगा, क्योंकि पेको ने रोबियो को कहीं नहीं पाया था। लिहाजा वो शायद अभी भी यरगमालियों में शामिल था। उसने फौरन एक टार्च लेकर बस पर हर शख्स को एक एक करके चेक किया। ताहम उसने कुछ गैर मामूली नहीं देखा।
तभी पेको को अचानक याद आया कि यरगमाली ने एक डाकू का जिक्र किया था जो क्यूबन हिल्स पहने हुए था। लिहाजा इसने सबके जूते चेक करना शुरू कर दिए। इसी तरह रोबियो पकड़ा गया क्योंकि वो पहले अपने जूते बदलना भूल गया था। उस वक्त तमाम यरगमालियों को महफूज तरीके से बचा लिया गया था। डकैती आखिरकार पुलिस और फौज की फतह के साथ खत्म हुई। फौरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। जनरल पादोलो आखिरकार सबको खुलकर और ईमानदारी से बता सकता था कि इस बार डाकुओं में कोई सिविल गार्ड का रुकन नहीं था। वो सब पेशावर डाकू थे। उन्होंने माली वजूहात की बना पर बैंक लूटा और उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। इस मालूमात ने मीडिया में हलचल मचा दी क्योंकि पहले वो यकीन रखते थे कि डाकू सिविल गार्ड के रुकन थे। मकसद को भी 30 फरवरी की बगावत से मुतल्लिक समझा जाता था। वाक़ये के बाद मीटूवर अखबार के लिए एक शानदार शराकतदार बन गया। इसकी शराकत के साथ बर्नार्डो को भी असाबेल से बहुत तारीफ मिली। दूसरी तरफ पेको रोबियो से पूछ गुछ कर रहा था। इसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं था और उसने अपना हकीकी मकसद जाहिर कर दिया। मामले की पूरी हकीकत ये थी कि जब उसकी मुलाकात मानुएल से हुई, मानुएल ने इसे इंटेलिजेंस डायरेक्टर बिलिंको से मिलवाया। पता चला कि वो सेंट्रल बैंक के सेफ डिपॉजिट बॉक्स नंबर 156 में मौजूद दस्तावेज हासिल करना चाहता था, लेकिन वाज़े तौर पर वो उसे मामूल के चैनल्स के जरिए हासिल नहीं कर सकता था। इसके बजाय उसने रोबियो को सेंट्रल बैंक की डकैती करने के लिए कहा। फाइल हासिल करने के बाद बैंक में मौजूद 800 मिलियन नकद रोबियो के गैंग की मलकियत होगी। सब कुछ मुकम्मल तौर पर मंसूबाबंद था जब तक कि उसे मालूम न हुआ कि बिलिंको ने जो इमारत का नक्शा दिया था वो जाली था। रोबियो और नंबर 2 सेवर के जरिए फरार नहीं हो सके और उन्हें मुमकिना तौर पर खुसूसी फोर्सेस के हाथों मौके पर ही गोली मार दी जाएगी क्योंकि सिर्फ वो दोनों इस मामले की हकीकत जानते थे। इसीलिए जब वो छत पर गया तो सिर्फ नंबर 2 को गोली मार दी गई। इस लम्हे फौजी जानिब ने तफ्तीशी कमरे में दाखिल होकर तजवीज़ दी कि पेको का काम यहाँ ख़त्म हो गया। वो कुछ नहीं कर सकता था सिवाय इसके कि कमरे को छोड़ दे। एक तवील छठी के बाद पेको एक बिलियर्ड रूम में गया। तभी टेलीविजन पर वजीर आजम तकरीर कर रहा था। उसने ऐलान किया कि रोबियो का गैंग बुरे इंतहा पसंद अनासिर के जेर असर था। उनके पीछे यकीनी तौर पर कोई था जो उन्हें एक अहम अमल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। खबर सुनकर पेको ने बहुत बेबसी महसूस की क्योंकि हुकूमत एक बार फिर सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रही थी। अखबार के दफ्तर में एडिटर उन चीफ असाबेल भी इतनी ही गुस्से में थी। सोचने के बाद उसने मीटूअर से कहा कि वो किसी और केस का इंतखाब करे। इस लनती सेंट्रल बैंक की डकैती के साथ मजीद परेशान न हो। ताहम मीटूअर हार मानने को तैयार नहीं थी क्योंकि वो उनके पीछे मौजूद लोगों को बेनकाब करना चाहती थी। लिहाजा इसने बर्नार्डो के साथ पेको को तलाश करने का फैसला किया। जल्द ही उन्होंने इसे बिलियर्ड रूम में पाया। उस वक्त उसने उन्हें वो तमाम सच्चाई बताई जो वो जानता था। हुकूमत अब मुकम्मल तौर पर तारीख और अफरा तफरी का शिकार थी। लिहाजा मीटूअर को उसे एहतियात से संभालना पड़ा। अब तफ्तीशी कमरे में बिलिंको रोबियो से मिलने आया। उसने कहा कि बैंक का डिज़ाइन नक्शा असली था, लेकिन क्योंकि ये बहुत पुराना था शायद बैंक ने इसे पत्थर की दीवारों से मजबूत कर दिया था। अब बिलिंको आया, चाहता था कि रोबियो अदालत में इसके लिए कुछ अच्छे अल्फाज कहे। जब तक रोबियो ताउन करेगा वो जमानत देता है कि उसे सजाए मौत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा इसे चंद साल जेल में रहने के बाद रहा कर दिया जाएगा। बिलिंको ने रोबियो की बीवी और पैदा होने वाले बच्चे को भी अच्छी जिंदगी की जमानत दी। ये दरअसल उसकी बीवी और बच्चे को धमकी देना था। वाज़े तौर पर रोबियो के पास बिलिंको की तरतीब के मुताबिक चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। दूसरी तरफ पेको भी खामोशी से तहकीकात कर रहा था और कुछ नए नताइज हासिल किए थे। उस वक्त फौजी नुमाइंदे ने इसकी और रोबियो की गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग सुनी थी। इस दिन उन्होंने सोचा कि चूर कैप्टन वेलिनेटे था, लेकिन वेलिनेटे दरअसल गायब हो गया था। तहकीकात के बाद पेको ने सीखा कि यह शख्स कुछ दस्तावेजात के साथ पार्लियामेंट छोड़ चुका था। वो दस्तावेज शायद वही थी जो रोबियो ने बैंक से ली थी। लेकिन जब मीतुवर घर वापस आई उसने बिलिंको को वहां इंतजार करते हुए पाया। उसका मकसद जाहिर है ये था कि वो नहीं चाहता था कि वो सच्चाई को शाये करे, लेकिन वाज़े तौर पर मीटूवर ज़िद्दी तौर पर अपनी तहकीकात जारी रखे हुए थी। पिको ने कयास किया कि रोबियो वाहिद नहीं था जो जानता था कि इस फाइल में किया था। मानुएल वो था जिसने दस्तावेज बिलिंको को पहुंचाई, लिहाजा इसे मालूम होना चाहिए। लिहाजा मीटूअर और पेको ने जल्दी से इससे पूछ कुछ करने का फैसला किया। बुनियादी कायल करने के बाद उसने सच्चाई बता दी। पता चला कि दस्तावेज 30 फरवरी की बगावत से मुतल्लिक थी। ये इन लोगों की फहरिस्त थी जिन्हें फौज ने एक अबूरी हुकूमत बनाने के लिए तलब किया था। ये तमाम लोग बगावत के हामी थे। अगर हुकूमत को ये फहरिस्त मिल जाती तो वो इस दिन की बगावत के मास्टरमाइंड्स की शनाख्त कर सकते थे। बिलिंको के नए इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर बनने की वाहिद वजह ये फहरिस्त थी। मालूमात हासिल करने के बाद जब दोनों जाने की तैयारी कर रहे थे उनकी गाड़ी अचानक फट गई।
वाज़े तौर पर यह उनके लिए एक बड़ा रास्त इंतबा था। आज तो सिर्फ गाड़ी थी, लेकिन कल उनकी लाशें वहां पड़ी हो सकती हैं। आखिरकार दोनों को शैतानी कुव्वतों के आगे हथियार डालने पड़े। तहकीकात के नताइज भी शाये नहीं किए गए। बैंक डकैती के फैसले का ऐलान होने में कई साल लगे। रोबियो को मास्टरमाइंड समझा गया और उसे 38 साल कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन 8 साल बाद वो जेल से फरार हो गया। उसने सबसे पहले जो काम किया वो ये था कि मरकजी बैंक वापस जाकर छुपाया हुआ पैसा निकाले। बिलिंको के इंटेलिजेंस डायरेक्टर बनने के बाद लेकिन सियासतदानों, सिफारतकारों, कारोबारी अफराद और सहाफियों की टेपिंग के स्कैंडल की वजह से इसे 1995 में इस्तीफा देना पड़ा। तो वीडियो यहाँ खत्म होती है। ये एक सच्ची कहानी पर मबनी फिल्म है जो इस दौर के हस्पानवी सियासतदानों की चालबाजियों की अक्कासी करती है। आपको इस फिल्म के बारे में कैसा लगा? वीडियो के नीचे तबसरा करें। ताज़ा तरीन वीडियोज़ में मुलाकात होगी।